Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th of July 2021. तो 20 जुलाई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फॉर्मली नोन एज भेलसा और बेसनगर इन एंशियंट टाइम्स। इनमें से कौन सी सिटी भेलसा या बेसनगर कहलाती थी एंशियंट टाइम में? ऑप्शन आर ए वाराणसी, बी इज विदिशा, C is Nasik, या D is Jaisalmer. This is question number one. Question number two is Milind Panho is in the form of dialogue between the king Menander and which of the following Buddhist monk. इनमें से किस बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ मिलिंद पानो ने मिलके, जिसको मिनेंडर कहा जाता था, ये मिलिंद पानो लिखी गई थी? तो ऑप्शन आर ए नागार्जुना, बी नागभट्ट, सी नागसेना, या डी नन ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर थ्री इज लाई हरा ओबा. Lai Hara Oba is a ritualistic festival celebrated by which of the following communities? The options are A. Hajong community of Meghalaya, B. Angami Naga of Nagaland, C. Lusi community of Mizoram, या D. Meeti community of Manipur. So these are the three questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. बहुत easy questions है, आप आंसर करने की कोशिश ज़रूर करिएगा नीचे, है ना? सो दिस इज द क्वेश्चन. मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं. आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, इज इंडिया प्रिपेयर्ड टू फेस साइबर थ्रेट दैट इज राइजिंग विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी? क्वेश्चन क्या है? इज इंडिया प्रिपेयर्ड to face cyber threat that is rising with the increasing use of technology? What has been done by the India in the field of cyber security and what else needs to be done? Discuss. आपको क्या बताना है कि क्या किया गया इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया की साइड से इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी, एंड व्हाट एल्स नीड्स टू बी डन. तो पहली चीज़ तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्या साइबर थ्रेट है, फिर उसके बाद बताना पड़ेगा कि इंडिया ने क्या किया है, फिर तीसरे पैसेज में आपको बताना पड़ेगा कि इंडिया को और क्या करना है, मतलब फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड. तो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू मेंशन इन दिस आंसर. लेट्स सी कि क्या आप क्या लिखते हैं. कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा, है ना? दैट विल बी अ गुड एक्सरसाइज. आगे मूव करते एक न्यूज़ देखते हैं. न्यूज़ है, लोकपाल येट टू गेट द डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी. अब हुआ ये है कि 2 साल से लोकपाल की तो ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन सेंटर ने अभी तक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को अपॉइंट नहीं किया है. डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी क्या काम करता है? फॉर कंडक्टिंग अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट द इन द ग्राफ्ट कंप्लेंट. जब भी कोई ग्राफ्ट या करप्शन की कंप्लेंट आती है ना, तो जो इनिशियल इंक्वायरी थी वो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को ही करनी थी, है ना? अब ये डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को अपॉइंट ही नहीं किया इन्होंने 2 साल से. लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो था वो 2013 का एक्ट है. द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 कहता है दैट देयर शैल बी अ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 क्या बोलता है कि देयर शैल बी अ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. He shall be appointed by the central government for conducting preliminary inquiries referred to by the Central Vigilance Commission, referred to the Central Vigilance Commission by the लोकपाल. तो जो प्राइमरी इंक्वायरी होगा वो काम करेगा कौन? डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी, हु विल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना? अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. फॉर कंडक्टिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज रिफर्ड टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बाय द लोकपाल. ठीक है ना? अब लोकपाल के बारे में आप सबको पता होगा कि लोकपाल जो है एपेक्स बॉडी है टू इंक्वायर इनटू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन कंप्लेंट्स, पब्लिक फंक्शनरीज, है ना? ये सारे अगर होते हैं तो ये जो ऑम्बुड्समैन का काम करता है, कौन करता है? लोकपाल करता है. और 2019 मार्च 2019 को फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष इनको इलेक्ट किया गया था एज द हेड ऑफ द लोकपाल, और फर्स्ट लोकपाल कह सकते हो आप इनको. ठीक है ना? जो सैलरी एंड अलाउंसेस होते हैं चेयरमैन ऑफ द लोकपाल के, इट विल बी सेम एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये याद रखिएगा कि जो सैलरी एंड अलाउंसेस होते हैं ना चेयरमैन ऑफ द लोकपाल के, इट इज सेम एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड मेंबर्स की जो सैलरी होती है वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होती है. मेंबर्स की सैलरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है. तो ये भी आप याद रखिएगा. लोकपाल जो है एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयर पर्सन होता है एंड मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं. देयर इज 1 चेयर पर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स. ये भी याद रखिएगा कि लोकपाल इज अ मल्टी मेंबर बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ 1 चेयर पर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स. चेयरपर्सन जो होता है लोकपाल का आइदर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, और एन एमिनेंट पर्सन विद इम्पेकेबल इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ मिनिमम 25 ईयर्स इन द मैटर्स रिलेटेड टू एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस,
फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट। तो ये 3 लोग बन सकते हैं। पहला तो मैंने बताया कि रिटायर्ड या जो हो चुके हैं चीफ जस्टिस, और देन जज ऑफ द फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देन इसके बाद ऐसे व्यक्ति जिनको 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, इम्पेकेबल इंटीग्रिटी हो, एमिनेंट पर्सन हो, ये सारी चीज़ें। आउट ऑफ द मैक्सिमम 8 मेंबर्स, अब मैंने बताया कि एक चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं। तो मैक्सिमम जो 8 मेंबर्स हैं उनमें हाफ ऑफ देम विल बी द जुडिशियल मेंबर्स एंड मिनिमम 50% ऑफ द मेंबर्स विल बी फ्रॉम द SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन। याद रखेगा, at least 50% of the women members will be SC ST OBC and minorities and women। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एंड द जुडिशियल मेंबर्स ऑफ द लोकपाल आइदर अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। याद रखिएगा, जो जुडिशियल मेंबर्स होंगे 50 आधे जो जुडिशियल मेंबर्स हैं वो आइदर फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहेंगे या फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट रहेंगे। तो ये आपको लोकपाल के बारे में याद रखना है। जो नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं, दे शुड बी एन एमिनेंट पर्सन विद इम्पेकेबल इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी। वही 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विजिलेंस और इन सब चीज़ों में। ठीक है ना। टर्म ऑफ लोकपाल जो होता है वो 5 साल का रहता है और टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। द टर्म ऑफ लोकपाल इज 5 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, ये भी आप याद रखिएगा। एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं वो अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। अब सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होता है? सिलेक्शन कमिटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर हु इज द चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज नॉमिनेटेड बाय हिम और हर एंड वन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। याद रखेगा, दीज आर द 5 पर्सन इन द सिलेक्शन कमिटी। फिर से बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ दैट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज नॉमिनेटेड बाय हिम और हर एंड एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो आप ये याद रखिएगा, दिस इज ऑल अबाउट लोकपाल। मैंने आपको पूरा लोकपाल का टॉपिक ही बता दिया एक बार में। मैंने सोचा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगली न्यूज़ देखो जो फ्रंट पेज से है, राहुल प्रशांत किशोर एक्स इलेक्शन कमिश्नर लवासा ऑन लिस्ट ऑफ स्पाईवेयर टारगेट्स। अभी हुआ क्या था कि पेगासस, आप सबने नाम सुना होगा। पेगासस क्या है? एक स्पाईवेयर है। पेगासस स्पाईवेयर के टारगेट में कई लोग थे जिनके नाम मैंने ऊपर अभी कुछ लोगों के नाम लिए, प्रशांत किशोर हो गए, ये सब लोग। ठीक है ना। थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे न्यूज़ लिखा है पेगासस के बारे में। तो पेगासस क्या है? पेगासस इज अ स्पाईवेयर। देखो सिंपल सी बात है, पेगासस इज अ स्पाईवेयर जो कि स्पाई करने का काम करता है। डेवलप्ड एंड लाइसेंस्ड बाय इजरायली कंपनी NSO ग्रुप। ये डेवलप किया गया है इजरायली कंपनी जिसका नाम है NSO ग्रुप। इट कैन बी यूज्ड टू इन्फिल्ट्रेट द स्मार्टफोन्स। इट कैन बी यूज्ड टू इन्फिल्ट्रेट द स्मार्टफोन्स दैट रन बोथ ऑन iOS और एंड्रॉइड। चाहे वो iOS पे चल रहा हो या एंड्रॉइड पे चल रहा हो, दोनों पे ही पेगासस जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। इजरायली कंपनी NSO ग्रुप द्वारा ये वो किया गया, NSO ग्रुप द्वारा ये बनाया गया इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे लिखा है, पेगासस मेथड ऑफ अटैक इज कॉल्ड जीरो क्लिक अटैक। याद रखिएगा, पेगासस का जो मेथड ऑफ अटैक है क्या कहलाता है? जीरो क्लिक अटैक कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, पेगासस का मेथड ऑफ अटैक क्या कहलाता है? जीरो क्लिक अटैक, विच डू नॉट रिक्वायर एनी एक्शन बाय द यूजर। द स्पाईवेयर कैन हैक अ डिवाइस सिंपली बाय गिविंग अ मिस्ड व्हाट्सएप कॉल। केवल वो मिस्ड व्हाट्सएप कॉल दे करके ही आपको आपके फ़ोन को हैक कर सकते हैं। तो ये देखो काफ़ी मतलब गलत ही चीज़ है। द स्पाईवेयर कैन हैक अ डिवाइस सिंपली बाय गिविंग अ मिस्ड व्हाट्सएप कॉल। इसको जीरो क्लिक अटैक कहा जाता है। इट विल ऑल्टर द कॉल लॉग सो दैट द यूजर हैज़ नो नॉलेज ऑफ व्हाट हैपेंड। इट विल ऑल्टर द कॉल लॉग सो दैट यूजर विल हैव नो नॉलेज ऑफ व्हाट हैपेंड। वंस द स्पाईवेयर enters the device, it installs a module to track the call logs, read the messages, emails, calendar, internet history, and gather the location data to send the information to the attacker। तो जैसे ही जिसने भी अटैक किया होगा पेगासस स्पाईवेयर से आपके ऊपर, तो जब ये आपके मोबाइल में व्हाट्सएप कॉल देगा, जीरो क्लिक अटैक करेगा, उसके बाद ये आपके डिवाइस में एक मॉड्यूल इंस्टॉल करेगा जो कि कॉल लॉग्स को ट्रैक कर लेगा, मैसेजेस रीड कर लेगा, ईमेल्स को रीड कर लेगा, कैलेंडर, आपकी मीटिंग्स कहाँ कहाँ पर हैं, इंटरनेट हिस्ट्री, गैदर द लोकेशन डेटा टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू द अटैकर। ये सब गैदर करके इट कैन ऑल्सो भी इंस्टॉल्ड मैनुअली ऑन अ डिवाइस और ओवर अ वायरलेस ट्रांस रिसीवर। तो ऑब्वियसली बात है, इंस्टॉल मैनुअली भी किया जा सकता है। इफ इट फेल्स टू कनेक्ट विद इट्स कमांड एंड कंट्रोल सर्वर फॉर मोर देन 60 days, इट सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स एंड रिमूव्स ऑल द ट्रेसेस। अगर ये फेल कर जाता है टू कनेक्ट विद इट्स कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, जो उसका कंट्रोलिंग सर्वर है, यानी कि जो अटैकर के पास सर्वर है,
अगर वहाँ से ये 60 दिनों से ज़्यादा उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आता है तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है एंड अपने सारे ट्रेसेस को रिमूव कर लेता है. इफ इट डिटेक्ट्स दैट इट वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द रॉन्ग डिवाइस और सिम कार्ड इट विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट. तो अगर इसको ये पता चल जाए कि ये रॉन्ग डिवाइस या सिम कार्ड में इंस्टॉल हो गया है तो ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है. एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल नोटेड दैट डिस्पाइट इशूइंग सिक्योरिटी अपडेट्स एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस वर ब्रीच्ड. तो सिक्योरिटी अपडेट करने के बावजूद iOS एंड एंड्रॉयड अभी भी ब्रीच हो रहे हैं. एंड टू स्टे सेफ यूजर्स नीड टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इज इन डिवाइसेस इज अपडेटेड एंड ऑल एप्स आर इंस्टॉल्ड डायरेक्टली थ्रू द ऑफिशियल स्टोर्स. नो सस्पिशियस ईमेल्स और टेक्स्ट शुड बी क्लिक्ड. कोई सस्पिशियस ईमेल या कोई ऐसा टेक्स्ट आप क्लिक ना करें. और जितने भी ऐप्स आप डाउनलोड करें वो रजिस्टर्ड स्टोर ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें, या फिर अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें. ठीक है ना. तो रजिस्टर्ड सोर्सेज से ही करें, इधर उधर से नहीं कि उसका क्या क्या बोलते हो आप लोग, उसका एक APK फाइल मिल जाएगा, किसी का APK फाइल मिल गया, कभी मोबाइल बोल रहा है कि भैया इसको मत डाउनलोड करो, फिर भी आपने कहा नहीं नहीं लेट्स मूव अहेड विद दैट. तो ये सारी चीज़ें आपको देखते हैं. तो दिस वॉज द न्यूज़ आइटम फ्रॉम द फ्रंट पेज. अब आते हैं आज के मैप ऑफ द डे की तरफ. तो आज का मैप ऑफ द डे जो मैंने लिया है वो स्विट्जरलैंड का मैप लिया है. क्यों लिया है वो आगे आपको पता चल जाएगा कि एक न्यूज़ आई थी इंपॉर्टेंट, आगे मैं आपको बता दूंगा. अब देख सकते स्विट्जरलैंड का आप मैप देखो तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है जिनको ये टच कर रहा है. तो सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे जर्मनी दिख जाएगा. स्विट्जरलैंड ऊपर यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, देखो जर्मनी दिख रहा है ना, जर्मनी दिख रहा है. जर्मनी के अंदर एक रिवर आपको देखो यहाँ पे राइन रिवर दिख रही होगी. राइन रिवर दिख रही है यहाँ पे जर्मनी और इधर फ्रांस के बॉर्डर के बीच में राइन रिवर आपको दिख रही होगी, है ना. फिर यहाँ पे आपको एक कंट्री दिख रही होगी लिचेस्टीन, ठीक है ना, लिचटेनस्टीन एक कंट्री यहाँ पे लिचेस्टीन भी है ना, दैट इज अगेन अ कंट्री. देन ऑस्ट्रिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ऑस्ट्रिया इज अनदर कंट्री विच टचेस दिस स्विट्जरलैंड. तो पहले जर्मनी देख ली, उधर फ्रांस देख लिया, इधर लिचेस्टीन देख लिया, फिर ऑस्ट्रिया देख लिया. नीचे अगर आप आओगे तो आपको इटली दिखेगा. इटली भी टच होता है, इटली टच कर रहा है यहाँ पे. एंड दीज आर द कंट्रीज विच आर टचिंग दिस स्विट्जरलैंड. ठीक है. अब स्विट्जरलैंड में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना है. एक रिवर इंपॉर्टेंट है जो कि रोन रिवर है. रोन रिवर आपको देखो RHONE रोन रिवर जो है वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है. तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रोन और राइन रिवर. राइन रिवर जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच वाली रिवर है. और इधर जब आप स्विट्जरलैंड के अंदर आओगे तो देखो आपको यहाँ पे रोन रिवर दिख रही है, RHONE रोन रिवर. ठीक है ना. और इधर ऊपर से जो ये राइन रिवर भी है वो भी यहीं से निकलती है. देखो राइन रिवर भी यहाँ से पास होती है. देखो यहाँ से जाएगी राइन रिवर, ये पास हो रही है राइन रिवर, ऐसा जाती है, ये रूट फॉलो करती है. ये राइन रिवर का रूट हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक मेन फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्प्स लिखा दिख रहा होगा. तो इसको स्विस एल्प्स बोलते हैं. ठीक है ना, स्विस एल्प्स आपको बोलते हैं इसको. एल्प्स वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में भी है ना. तो स्विस एल्प्स इसको कहा जाता है, यहाँ पे याद रखेगा इसको. और यहाँ पे एक और चीज़, मॉन्ट्रैक्स का नाम आपने सुना होगा. जब रामसर साइट्स का नाम आप देखें तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के बिना वो रामसर का सब कुछ खत्म हो जाता है. तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड यहाँ पे जिसमें इंडिया की 2 साइट्स हैं. आपके लिए सवाल ये है कि मॉन्ट्रैक्स में इंडिया की कौन सी 2 साइट्स अभी भी हैं. ठीक है ना. तो ये आप मुझे बताइएगा. फिर यहाँ पे जिनीवा वाला पार्ट, जिनीवा भी स्विट्जरलैंड के अंदर ही है, अभी आपको पता होना चाहिए, है ना. और लेक ज्यूरिक है, लेक ज्यूरिक वहाँ पर है. और लेक जिनीवा है यहाँ पे, लेक जिनीवा. और लॉज़ैन तो शायद लॉज़ैन है यहाँ पे. एंड एक इसकी कैपिटल जो है बर्न, यहाँ पे कैपिटल बर्न भी है. दैट इज़ द अगेन अ पार्ट इम्पॉर्टेंट. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट लोकेशंस विच आर देयर. यहाँ पे फ्रांस का भी जैसे माउंट ब्लैंक है, यहाँ पे फ्रांस इटली के बीच में है माउंट ब्लैंक, है ना, माउंटेन है. तो स्विट्जरलैंड का मैप आई होप आपने देखा, थोड़ा बहुत समझ में आया, बहुत ज़्यादा नहीं भी समझ में आया तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें जो राइन रिवर, रोन रिवर थोड़ा क्लियर हो गई होंगी, है ना. कुछ लेक्स क्लियर हो गई होंगी. सदर्न ये जो एल्प्स है इसका ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. Now let's move to the editorial of the day. एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वह है द क्राइसिस अहेड फ्रॉम लर्निंग लॉस टू रिजम्पशन. अब यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने वो चीज़ें डिस्कस की जो हमने कई बार डिस्कस की हुई हैं. कोविड के टाइम में एजुकेशन का लॉस आप सबको पता है, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ. कोविड के टाइम में एजुकेशन का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है. ऑब्वियस सी बात है, स्कूलें नहीं लग पा रही थी, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों सबका. देखो बड़े बच्चे तो अपने से ही पढ़ सकते हैं, बट जो लोअर क्लासेस के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लासेस के बच्चे होते हैं, वो अपने आप इस तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, है ना. तो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन का लॉस हुआ. एंड इसके बाद ऑथर का ये सवाल है कि आर द स्कूल्स प्रिपेयर्ड इफ़ दे रीओपन टुमारो. अगर कल स्कूल खुल रही हैं या आज के बाद कल से स्कूलों को खुलना है तो क्या स्कूलें इसके लिए तैयार हैं. आर दे प्रिपेयर्ड इनफ टू ओपन द स्कूल्स फ्रॉम टुमारो. दिस इज़ द क्वेश्चन.
नाउ द रिसेंटली द कंट्री ने क्या किया था इस साल, जब 2 साल लगभग पैंडमिक रहा। अगर आपने देखा हो कि जनवरी 2020 से ये पूरा आपका जुलाई 2021 है, 1.5 साल का जो टाइम पीरियड था, ये पूरा का पूरा लॉकडाउन और एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा हैम्परिंग हुई। तो क्या स्कूलों ने किया, उन्होंने ई कनेक्टिविटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे चले गए और वीडियोस के थ्रू पढ़ाई शुरू कर दी, है ना। ऑब्वियसली बात है, ये सब चीज़ें शुरू हुई। अब हुआ क्या इसमें, वही वाली आदि हाफ कुक्ड मील टाइप का काम हुआ। मतलब कि कुछ लोग तो पढ़ पाए, लेकिन जिनके पास ये डिवाइसेस नहीं थे या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी या रिच एंड पुअर का डिवाइड था या डिजिटल डिवाइड था आप कह सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ उन बच्चों का जिनके पास ये सारी चीज़ें या सारी सुख सुविधाएं नहीं थी, है ना। सो दे वर इम्पैक्टेड फ्रॉम दिस एंड लैक ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ इंटरनेट, ये सारी चीज़ें रीज़न बन गई कि कुछ बच्चों को ये चीज़ नहीं मिल पाई। देयरफॉर बहुत ज़्यादा गैप आ गया। अगर आप अजीज़ प्रेमजी फाउंडेशन की बात माने तो नियरली अगर अपन एज ग्रुप 6 to 11 में देखेंगे अक्रॉस द 5 स्टेट, तो 92% ऑफ द चिल्ड्रन ऑन एवरेज हैव लॉस्ट एटलीस्ट वन स्पेसिफिक लैंग्वेज एबिलिटी। मतलब कि जिन्होंने अलग लैंग्वेज और ये सब पढ़ाई की होगी, 92% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक लैंग्वेज की स्पेसिफिक एबिलिटी को लूज़ कर दिया है। एंड अगर हम मैथमेटिकल एबिलिटी में देखें तो 82% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लॉस्ट मैथमेटिकल एबिलिटी। मतलब कि लॉस्ट मतलब उनमें डिग्रेडेशन आया है, उनके मैथमेटिकल एबिलिटी में डिग्रेडेशन आया। ऑब्वियसली बात है, डिग्रेडेशन आएगा ही, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, अगर इस तरह से क्लासेस नहीं लगेंगी तो ये होगा ही होगा। इसके बाद ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि अर्बन, अगर आप देखो तो जो लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते थे या ट्यूटरिंग अफोर्ड कर सकते थे, वो तो फिर भी देखो अच्छा कर गए होंगे। जो वेल ऑफ फैमिली के बच्चे रहते हैं, देखो क्या करते हैं, वेल ऑफ फैमिली के लोग तो वैसे भी स्कूल्स पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं, है ना, कोचिंग पढ़वाने लगते हैं। तो ये लोग तो फिर भी ठीक ठाक कर गए होंगे क्योंकि उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, पढ़ा होगा कोचिंग में। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग स्कूल एजुकेशन के अलावा बाकी कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि खुद राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत इनरोल हुए होंगे, ऐसे लोगों का क्या, व्हाट विल दे डू। तो ऑथर ने यही सवाल किया कि अब स्कूल्स क्या करेंगी, वॉट द स्कूल्स नीड टू डू एंड क्या करना चाहिए। तो इंटरनेशनली ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन तो ये कि केन्या ने जो किया, केन्या ने क्या किया, रिपीट द इंटायर एकेडमिक ईयर। उन्होंने कहा कि पूरा एकेडमिक ईयर दोबारा से रिपीट करो, हर जगह का रिपीट करो एकेडमिक ईयर दोबारा, ठीक है ना। तो केन्या ने ये किया। फिलीपींस, और ये उन्होंने कहा कि एक्सटेंडेड टाइम फॉर क्लासेस ऑन रिजम्पशन, ये बहुत अच्छा ऑप्शन, मुझे भी जो मेरा जो पर्सनल है वो है एक्सटेंडेड टाइम फॉर क्लासेस ऑन रिजम्पशन। मतलब कि आप क्या करो कि आप पिछली क्लासेस का भी पढ़ाओ और इस क्लास का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ। जैसे पिछली क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे, हर चीज़ में, जैसे इंग्लिश में हिंदी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो क्लास गई हिंदी इंग्लिश की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऑब्वियसली बात है, कुछ स्टोरीज और ये सब रहेंगी। लेकिन जैसे कोई सब्जेक्ट है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो गया या मैथमेटिक्स हो गया या फिर साइंस हो गया, इसमें कुछ क्लासेस में इंपॉर्टेंट कंटेंट्स रहते हैं, तो जो आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंडेड टाइम में ऐसे मेन सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो। मेरा तो ये मानना है कि ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को इस तरह से जंप करा करके मत करो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, जो ऑथर ने एक और ऑप्शन दिया है, वो है कि आप सिलेबस को या करिकुलम को कैलिब्रेट करो। करिकुलम देखो, ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात ये बोली है कि हमने डिसाइड किया है कि कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा। एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ पढ़ाई जाए जो इंपॉर्टेंट हो। वो ये नहीं बोलता कि आप इसको 3rd में पढ़ रहे हो, कि आप इसको 4th में पढ़ रहे हो, कि आप इसको 5th में पढ़ रहे हो सकता है कोई चीज़ आप 4th की 5th में पढ़ लो। कुछ कई बार ऐसा होता है कि मुझे कई चीज़ें जो 6th 7th में थी वो यूपीएससी के समय पढ़नी पड़ी, है ना। आप भी तो यही कर रहे हो ना, यूपीएससी के टाइम पे जब आप इतनी सारे 12th क्लास सारे एजुकेशन ग्रेजुएट होकर के ऊपर आ जाते, तब आप 6th और 7th और 8th की किताबें उठाते हो। तो मैटर ये नहीं करता कि टाइमिंग क्या है, मैटर ये करता है कि आपने वो चीज़ पढ़ी हुई होनी चाहिए, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच ऑथर सेज कि ये चीज़ आप कर सकते हैं कि आप उनको करिकुलम को थोड़ा कैलिब्रेट करो, रिकैलिब्रेट करो, और करिकुलम को इस तरह से सेट करो कि आप जो मेजर चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जिनके बिना आगे काम नहीं चल सकता, वो ज़रूर इंक्लूड करते रहो। आप वो इंक्लूड करके चलो, चाहे उसमें थोड़ा एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्यों ना हो जाए, चाहे उसमें कुछ, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट की हैं। एक और अप्रोच यहाँ पे जो यहीं भी देखो, जो मैंने आपको बताया कि इज टू सिंथेसाइज द करिकुलम, ठीक है ना। फिर उन्होंने एक चीज़ और बोली कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल अब रहेगा आगे आने वाले समय में।
टीचर्स अगर बिजनेस एज यूजुअल की तरह स्टार्ट करेंगे, मतलब अगर टीचर्स जो रहेंगे बिजनेस एज यूजुअल, मतलब जैसे पहले होता था कि आए क्लास में शुरू किया, जो चैप्टर 1 से रीडिंग करना शुरू किया और ये सब कंप्लीट करना, अगर वही एटीट्यूड रहा तो बहुत ज़्यादा हैम्पर होने वाला है बच्चों का एजुकेशन। लेकिन अब टीचर्स को भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे और उनको भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कोर्स को, वो किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं अपने मतलब पेडागॉजिकल मेथड को किस तरीके से डेवलप करते हैं, पढ़ाना क्या है ना, तो किसी भी बच्चे को पीछे ना रहने दिया जाए, ये मेक श्योर करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड टीचर्स विदाउट प्रिपरेशन फॉर हैंडलिंग सच अ न्यू कंटेक्स्ट कैन ओनली फॉल बैक ऑन कवरिंग द सिलेबस। अगर टीचर्स प्रिपेयर्ड नहीं है हैंडल करने के लिए तो वो फॉल बैक कर जाएंगे। सो व्हाट वी नीड इज दैट नथिंग लेस देन अ नेशनल रिजुविनेशन प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑथर ने कहा है वी नीड अ नेशनल रिजुविनेशन प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। एंड द स्कूल सिस्टम कैन नॉट डू वॉट इज नीडेड बाई इट सेल्फ, वी नीड अ वास्ट बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स ऑल्सो। हमको वॉलंटियर्स की भी जरूरत पड़ेगी। एक और सजेशन ऑथर ने दिया कि वॉलंटियर्स का काम ये रहेगा कि जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस हैं, ऐसे सेक्शन है जो अफोर्ड नहीं कर पाए हैं, उनको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाए। 1 घंटे का टाइम अगर आप देते हैं एक दिन में, दैट विल बी इनफ, दैट विल बी मोर देन इनफ। इस तरीके से वॉलंटियर्स का प्रोग्राम होना चाहिए। सो दैट इज इट इन दिस आर्टिकल। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Now let's move to the next article. दूसरा आर्टिकल है सर्विलेंस रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर। सर्विलेंस रिफॉर्म्स इज द नीड ऑफ द आवर। अब हुआ क्या है, फ्रंट पेज में मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी, पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ किया जा रहा था, है ना। इजरायली कंपनी है, एनएसओ ग्रुप उसका सॉफ्टवेयर है पेगासस, और इसका यूज़ किया जाता है अगेंस्ट सम ऑफ द पॉलिटिशियंस, सम ऑफ द जर्नलिस्ट एंड ऑल। तो यहाँ पे ऑथर ने वही चीज़ बताई कि ये अभी न्यूज़ जो पेगासस प्रोजेक्ट है, इसमें लगभग कई ऐसे हैं इंडियन मोबाइल टेलीफोन नंबर्स हैं जिनको कि यहाँ पे हैक किया गया या फिर उनकी इन्फॉर्मेशन ली गई, ठीक है ना। एंड दिस इज अ थ्रेट टू द प्रेस फ्रीडम। ऑथर का क्या कहना है, दिस इज अ थ्रेट टू द प्रेस फ्रीडम, क्योंकि प्रेस जो रहती है, मीडिया जो है, उसको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी की ज़रूरत है। अगर मीडिया का आप अच्छा रोल देखना चाहते हो या मीडिया को ट्रू मीडिया देखना चाहते हो तो उसको प्राइवेसी और उसको थोड़ा फ्रीडम देनी ज़रूरी है। प्राइवेसी प्लस फ्रीडम, बोथ थिंग्स आर नेसेसरी। और हमने देखा कि पेगासस वॉज यूज टू compromise the phone of a former journalist of Indian Express and Economic and Political Weekly, एंड ये सब चीज़ें हमने देखी। अब ऑथर का यहाँ पे ये कहना है कि ये कई बार ऐसा हुआ है कि पिछले साल भी कई बार ऐसा हुआ था कि इस तरह के जर्नलिस्ट्स के जो फ़ोन थे वो टैप किए गए थे, फ़ोन्स उनके ऊपर सर्विलेंस किया गया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है इसके अगेंस्ट, ठीक है ना। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये निकालते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें हमारी जो रैंकिंग है उसको रैंकिंग 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज रही है। 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है ना। अब ऑथर का ये कहना है कि वही वाली बात जो मैंने बताया कि प्राइवेसी एंड फ्री स्पीच, प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच, दैट इज द नेसेसिटी फॉर मतलब ग्रोइंग प्रेस। प्रेस को अगर ग्रो करना है तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर प्राइवेसी नहीं रहेगी, अगर फ्रीडम नहीं रहेगी, अगर जर्नलिस्ट सेफ नहीं रहेंगे तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द प्रेस एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर द इंटायर कंट्री एज वेल। क्योंकि अगर मीडिया ही सही से काम नहीं कर रहा है, जो कि 4th पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, तो मतलब समझ लो कि पूरी डेमोक्रेसी एक तरीके से क्रम्बल कर गई। अब ऑथर ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑलरेडी बिना किसी स्पाईवेयर के या बिना किसी उसके भी काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड है कि वो सर्विलांस कर सके, और गवर्नमेंट सर्विलांस करती भी है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि ऑथर ने यहाँ पे ये किया कि एक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, जब पेगासस नहीं था और पेगासस का यूज़ नहीं हो रहा है हैकिंग के लिए, सर्विलेंस के लिए, तो भी गवर्नमेंट के पास काफ़ी प्रोविजंस हैं कि वो सर्विलेंस कर सके नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, है ना, उसके नाम पे, पब्लिक ऑर्डर के नाम पे। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से चीज़ें करती हैं, सर्विलेंस करती है। सेक्शन 69 है आईटी एक्ट का, आईटी एक्ट का सेक्शन 69 हो गया। इंटरसेप्शन रूल्स हो गए 2009 के, इंटरसेप्शन रूल्स ऑफ 2009 हो गए। दे आर वेरी ओपेक, बहुत ज़्यादा ओपेक रूल्स हैं, और इन रूल्स का यूज़ किया जाता है, इन लॉज का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू डू द सर्विलेंस करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है ना।
एंड नो प्रोविजन हाउएवर अलाउज द गवर्नमेंट टू हैक द फोन्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। बस हाँ, हैकिंग नहीं कर सकती गवर्नमेंट, क्योंकि हैकिंग जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर द आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के अंतर्गत एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है ना। लेकिन सर्वेलेंस वो बहुत ईजिली कर सकती है, एंड दे कैन डू दैट वेरी इजीली। अभी एक आरटीआई गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत रिक्वेस्ट गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवील किया था, खुद रिवील किया था कि लगभग 9000 इंटरसेप्शन के ऑर्डर्स वो पर मंथ निकालते हैं। 9000 इंटरसेप्शन ऑर्डर्स आर रिलीज्ड पर मंथ। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि अगर उनसे ये पूछा जाए कि कौन सी रिक्वेस्ट थी, किसके ऊपर रिक्वेस्ट थी, तो वो कहते नहीं भैया ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। वो कहते नहीं, हम ये आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द इशू विच इज़ देयर, एंड ये काफ़ी बड़ा एक इशू है। तो ऑथर ने वही कहा है कि ये इस तरीके से अगर इतना फ्री हैंड अगर गवर्नमेंट को दे दिया गया सर्विलेंस करने के लिए, सो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द फ्रीडम, दैट विल नॉट बी गुड फॉर द प्राइवेसी। एंड जो फिर के एस पुट्टास्वामी केस है 2017 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस, के एस पुट्टास्वामी केस, फिर उसका क्या मतलब रह जाएगा जब आपने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बता दिया है। हाँ ठीक है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बट क्या उसकी मतलब क्या उसको इस तरीके से आप वॉयलेट होने दे सकते हो? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। क्या उसको इस तरीके से वॉयलेट होने दे सकते हो? तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा। एंड ऑथर ने लास्ट में फाइनली यही कहा है कि ये अब जुडिशरी के हाथ में बॉल रहेगी। एक्चुअली जुडिशरी ही ऐसी है जो कि कॉम्पिटेंट इनफ है कि इस तरीके की चीज़ों को रोक सके। जुडिशरी ही कॉम्पिटेंट इनफ है कि वो सर्विलांस के ऊपर गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सके। तो अब देखते हैं कि जुडिशरी अपना रोल प्ले करती है या नहीं प्ले करती। सो दैट विल बी द बिग क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई जिसने कि शार्प इनइक्वालिटीज़ बताई हैं इन द हेल्थ इंडिकेटर्स। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, शार्प इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट अक्रॉस डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट क्लास एंड डिफरेंट जेंडर का कैटेगरीज। तो सारी कैटेगरीज में इनइक्वालिटीज़ हैं, जैसे कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट का नाम है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट है, क्या नाम है? इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो जनरल कैटेगरी है दैट इज़ बेटर ऑफ देन एससीज एंड एसटीज, हिंदूज आर बेटर ऑफ देन मुस्लिम्स, रिच इज़ बेटर ऑफ देन पुअर, एंड मेन आर बेटर ऑफ देन वुमेन, एंड अर्बन पॉपुलेशन इज बेटर ऑफ देन रूरल पॉपुलेशन। तो कुल मिलाकर के जितने भी रिलीजन, कास्ट, क्लास, जेंडर और एरिया ऑफ रेसिडेंस, इनके बेसिस पे इन्होंने बताया है कि जनरल कैटेगरी इज बेटर ऑफ देन एससी एसटी, एंड रिच इज बेटर ऑफ देन पुअर, अर्बन इज बेटर ऑफ देन रूरल, मेल इज बेटर ऑफ देन फीमेल, देन हिंदू इज़ बेटर ऑफ देन मुस्लिम। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट है, याद रखेगा, एंड दिस इज द थिंग विच इज़ देयर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। ग्लोबल कॉल टू एंड द तालिबान ऑफेंसिव। तो तालिबान ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है कि तालिबान जो अपना ऑफेंसिव माइंडसेट लेकर के चल रहा है और अफगानिस्तान की जगहों को जीतता जा रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। और यहाँ पे कई कंट्रीज़ हैं, 12-13 कंट्रीज़ मिल करके, जिसमें यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ये सब कंट्रीज़ शामिल हैं। इन्होंने मुल्क मिल करके एक पेपर साइन किया जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया, स्टेटमेंट साइन किया जिसमें उन्होंने कहा कि भैया आप ये सब बंद करो। यूएस हो गया, ईयू हो गया, और इनके जो मिशंस हैं काबुल में, अफगानिस्तान में मिशंस हैं, उन सब ने ये बोला है कि आप इसको एंड करो, यू शुड एंड दिस। एंड यहाँ पे अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को भी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तालिबान ने क्या किया है कि वायलेंस के थ्रू पूरे अफ़गानिस्तान को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने पहले ये कहा था कि वो भी चाहते हैं कि ये स्टेबल, पॉलिटिकली स्टेबल अफ़गानिस्तान बने। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि वायलेंस के दम पे ही पूरा का पूरा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़, और यूएसए का कहना है कि देखो तुमने तो वहाँ पे माँ कसम खा ली थी कि तुमको पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और अब साला वो आप बोल रहे हो कि फिंगर क्रॉस करके कसम खाई थी, तो कसम ही नहीं लागू होती है। तो ये वाली बात यहाँ पे अफगानिस्तान ने बोल दी यूएसए को, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स द ऑर्डर ऑन द टेलकोज प्लीन एजीआर केस। अब एजीआर केस क्या होता है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है। एजीआर क्या होता है? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट एजीआर। देखो, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को क्या ज़रूरत पड़ती है? टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पे करना पड़ता है एक लाइसेंस फीस और एक स्पेक्ट्रम चार्ज, ठीक है ना। क्या पे करना पड़ता है? एक लाइसेंस फीस और एक स्पेक्ट्रम चार्ज देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू शेयर। अपने रेवेन्यू के शेयर के रूप में लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज देना पड़ता है सेंटर को।
The revenue must amount used to calculate this revenue share is termed as AGR. अब ये जो revenue amount which is used to calculate this revenue share it is termed as AGR. जो ये revenue share निकालने के लिए मतलब कि स्पेक्ट्रम चार्जेस और लाइसेंस फीस निकालने के लिए जो रेवेन्यू यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं हम AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग जो ये है कि अगर एक टेलीकॉम कंपनी है तो उसके टोटल रेवेन्यू को पूरे के पूरे रेवेन्यू को यूज़ किया जाएगा एज AGR। लेकिन कंपनी का कहना है कि नहीं भैया, आप केवल टेलीकॉम के सोर्सेज को यूज़ करो, नॉन टेलीकॉम सोर्सेज को मत यूज़ करो। ठीक है ना, कुल मिलाकर के लड़ाई इतनी ही थी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना था कि आपको पूरे के पूरे रेवेन्यू को यूज़ करना है, वहीं टेलीकॉम कंपनीज का कहना था कि नहीं, हम सिर्फ टेलीकॉम वाले रेवेन्यू को यूज़ करेंगे, नॉन टेलको रेवेन्यू को यूज़ नहीं करेंगे। So this was the issue which was there. I hope you got clarity regarding that as well. So that is it for the day friends. Please do like and subscribe. Let me tell you the answers as well. आज के आंसर्स मैंने आपको नहीं बताया तो उसके आंसर्स बता दूं। भेलसा बेसनगर जो है विदिशा को कहते थे, मिलिंद पानो नागसेना, सी विल बी द आंसर, लाई हरावा जो है मीटी कम्युनिटी। So that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.